बगैर एमआईएम का बिहार में सरकार बनने वाला नहीं है। आप देखेंगे कि हिंदुस्तान लेवल पर अगर कोई बात करता है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। विचार भारत में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही मशहूर और मारूफ चेहरा है, कोई भी तारुफ का मोहताज नहीं है। आप सभी लोग बखूबी जानते हैं इस चेहरे को। पूर्व विधायक बहादुरगंज विधानसभा 52 के 4 टर्म जो है विधायक रह चुके हैं। इस नाहियत से सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं। लेकिन सामने अभी जो मौजूद है बहादुरगंज विधानसभा 52 के मौजूद जो विधायक है जनाब अंसार नईमी साहब, तो सामने जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन को लेकर के उनकी रणनीति क्या रहेगी और आपकी रणनीति क्या रहेगी? मेरा कोई रणनीति नहीं है। मेरे ऊपर पब्लिक विश्वास करके 4 बार दिया, हरा के भी हमारा ही ऊपर विश्वास है, इसलिए मेरा कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं। हम जनता पर छोड़ दिए हैं। जनता का फैसला सर आंखों पर। जनता जिसको जिताया था वो 6 करोड़ रुपया में बिक गया। ये 2010 में राजद से लड़ा था, 4900 वोट आया था इनको। इस बार जो वोट 85,000 हुआ, ये मौजूदा विधायक को वोट नहीं हुआ है। 85,000 वोट ओवैसी साहब को हुआ है, एमआईएम को हुआ है, और ये एमआईएम का क्षेत्र है, इसलिए एमआईएम ही जीतेगा। लगातार आप जो 4 मर्तबा रह चुके हैं कांग्रेस को लेकर के, अब वो क्या लगा कि हमारी पार्टी जो है कांग्रेस को लेकर के जीत हासिल नहीं कर पाएगी, तो हम एमआईएम को ज्वाइन कर चुके, या फिर कोई और दूसरा मकसद है? सबसे पहले कांग्रेस में हम नहीं थे, हम निर्दलीय जीते थे। हमने जीत करके कांग्रेस में गए थे और कांग्रेस को हरा के गए थे। कांग्रेस का मेरे ऊपर एहसान नहीं है, हमारा एहसान कांग्रेस पर है, जो हमारा जनता हमको निर्दलीय जिताया और हम कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस 3 तलाक के मसले पर चुप रहा, एनआरसी पर चुप रहा, हिजाब पर चुप रहा, उसके बाद वक्फ संशोधन बिल पर चुप रहा। अभी एसआईआर जो हुआ है इस पर अभी महीनों भी दिया, जबकि पहला ओवैसी साहब दिल्ली बुला करके हम लोग चुनाव आयोग से जाकर चैलेंज किए थे कि एक भी नाम अगर किसी का कटा तो हम लोग दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे। हम लोग जाके चुनाव आयोग में धमकी देकर के आए थे। इसलिए अभी कर रहा है, सब दिखावा है। जितना भी पार्टी अपने आप को सेकुलर कहता है, सब मुसलमान वोट पर राजनीति करता है, सब मुसलमानों को टिश्यू पेपर समझा है, और सब दाढ़ी वाला टोपी वाला को बगल में बैठा करके फोटो खिंचाने का काम करता है, लेकिन मुसलमानों का हक के लिए कोई बात नहीं करता है। आप पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे कि 18% मुसलमान है, आप बिहार में देखेंगे 18% मुसलमान है। लालू यादव का जो यादव है वो 14% है। तो 14% वाला सरकार बनाएगा और 18% वाले को गठबंधन में शरीक भी नहीं करेगा, ये कहां का इंसाफ है? गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज। लालू का बेटा को इस बार पता चल जाएगा, बगैर एमआईएम का बिहार में सरकार बनने वाला नहीं है, तो याद रखिए। तो इस बार बहादुरगंज विधानसभा की जो जनता है वो पतंग को देख करके वोट करेगी, या फिर कांग्रेस को देख करके, या फिर राजद को देख करके? वहां किसी का वोट नहीं है, एक पतंग का ही है कि एक बीजेपी का ही वोट है। ना कांग्रेस का है ना राजद का है। वोट सिर्फ बीजेपी का वोट बैंक है और एमआईएम का वोट बैंक है। और हम जो 4 साल रहे, कुछ मेरा है, इसलिए मिलजुल करके हम लोग इंशाल्लाह एमआईएम जीतेगा इंशाल्लाह। तो फिर अभी ये चर्चा बहुत मशहूर है कि इमरान प्रतापगढ़ी जो है वो कांग्रेस से है, और उन्होंने मीम को यानी पतंग को टारगेट किया है कि बीजेपी की टीम है। इस पर आपका क्या है? आप मीर जाफर का नाम सुने थे? वो भी मुसलमान था। अगर वो अंग्रेज को साथ दे दिया इसका मतलब वो मुसलमान है? मैं नहीं मानता हूं। अगर इमरान प्रतापगढ़ी जी कह दिया है तो मैं नहीं मानता हूं। उस इमरान प्रतापगढ़ी का बात को मैं नोटिस में नहीं लेता हूं। मेरा नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब है, हिंदुस्तान का नेता, मुसलमान का, दलित का, महादलित का, अति का, पिछड़ी का नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आप देखेंगे कि हिंदुस्तान लेवल पर अगर कोई बात करता है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो आखिरी पॉइंट मैं आपसे बात करूंगा कि जो ये पतंग है यानी मीम है, ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता, और इसी को देखते हुए आपने मीम को ज्वाइन किया। हमने आहत हो गया, कांग्रेस का रवैया से आहत हो गया। 3 तलाक पर नहीं बोला, हिजाब पर नहीं बोला, एनआरसी पर नहीं बोला, 370 पर कुछ नहीं बोला,
बाबरी मस्जिद पर कुछ नहीं बोला, वक्फ संशोधन बिल पर कुछ नहीं बोला। अभी एसआईआर हुआ है, उसमें दिखावटी अभी लालू के बेटा के साथ अभी पैदल यात्रा कर रहा है। समझ गए? मुसलमान का हक के लिए कोई बात नहीं करता है, मुसलमान को वोट बैंक समझा है। इसलिए हम लोग तय किए हैं कि हम अब हिस्सेदारी चाहते हैं। मेरा जो 18% भारत में है उसके आधार पर हमको आरक्षण दे, बिहार में जो 18% है उसके आधार पर हमको सीट मिले, और हम सरकार में भागीदारी रहेंगे, और हम अपना 18% जो भागीदारी है, मेरा हक, हमको वो मिले, तभी हम सरकार को सपोर्ट करेंगे। और आप 14% है, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, हम 18% है, आप हमको उप मुख्यमंत्री का ये घोषणा कीजिए, तभी हम सरकार बनने देंगे, नहीं तो हम अपने पैर पर खड़ा होंगे। सर, हम ये बहादुरगंज की जनता की बात करेंगे। इधर उधर घूम रहे हैं तो लोगों की जबान पर एक बात चल रही है कि जमीनी स्तर पर जो है जितना तौसीफ आलम जी ने नहीं किया है उतना अंजर नईमी के चरण में जो है हमको देखने को मिल रहा है, ऐसा कुछ? ये सारा गलत, सारा डीपीआर मेरा बना हुआ था। हमने 73 कब्रिस्तान घेराबंदी किया, 84 मदरसा भवन बनाया, हमने 5 पावर सब स्टेशन बनाया, अल्तावाड़ी में बनाया, पथरगट्टी में बनाया, बलवा जागीर में बनाया, टेरागाछ में, बहादुरगंज में, नगर में 2 ठो बनाया। हमने रोड का जाल बिछाया, हमने लौचा पुल को बनाया, हमने टेरागाछ में गांव गांव में बिजली देने का काम किया, घर घर बिजली देने का काम किया। 2010 में जब पहली बार हम जीते थे तो थाना में ना बिजली था, ना अंचल में, ना प्रखंड में, टेरागाछ में हम घर घर बिजली देने का काम किया। उन्होंने क्या किया? एक काम पेश कीजिए, जो हमने रोड करके रखा था वही सब शिलान्यास किया। बाकी आप कहिएगा कि एक पावर स्टेशन बनाया, नहीं बनाया। आप कहिएगा कि एक कब्रिस्तान घेराबंदी किया, नहीं किया। आप कहिएगा कि मदरसा भवन में 1 ठो भवन दिया, नहीं किया। चैलेंज करता हूं कि एक भी काम नहीं किया है। वो जो किया हुआ है मेरा किया हुआ है। यहां तक कि मेरे वक्त में एक भी लाश पोस्टमार्टम नहीं होता था, हम लोग दफना देते थे। लेकिन आज का कार्यकाल में कोबर से भी लाश उठाया जाता है। निवासी बनाने जाइए, नहीं बनता है। मोटरसाइकिल रसीद काटने के लिए जाइए, आपको 3000 के से 6000 पर केवाला लिया जाता है। आप जमीन रजिस्ट्री करने चले जाइए, 3000 टका आप दीजिएगा पर केवाला, तभी आपका रजिस्ट्री होगा, नहीं तो जांच में भेज देगा। कोई भी थाना प्रभारी नहीं सुन रहा है। भाई भाई का झगड़ा में जेल भेज देता है, बगैर पैसा से एफआईआर नहीं होता है। थाना प्रभारी जिसको चाहता है, नौजवान सबको दुश्मनी में थाना से जेल भेज देता है। अफसरशाही हावी है, समझ गए? मेरे वक्त में अफसरशाही हावी नहीं था। मैं वादा करता हूं, फिर से मुझे मौका मिला, सबसे पहले अफसरशाही में खत्म करूंगा। उसके बाद मैंने बीच में ईटा का रेट को लेकर हम आवाज उठाया था, समझे? लेकिन ईटा का रेट ये लोग कम होने नहीं दिया। पावर में है, अगर मैं जीता तो सबसे पहले ईटा का रेट कम करूंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो कुछ भी आपका विचार था, आपने हमारे चैनल के माध्यम से अपने विचार का साझा किया। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ। आप हमारे साथ बने रहिए और जुड़िए हमारे साथ इस तरह के खबरों के लिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।